नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। चुनाव बिहार में खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव की गूंज अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन जो सवाल बिहार के चुनाव को लेकर उठे हैं उनका जवाब अभी भी नहीं मिला है। और इसी बीच देश के करीब 212 या कुछ उससे ज़्यादा लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने आज सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जारी की, एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी इस बात को बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। बिहार में जब SIR की प्रक्रिया कोई 2 महीने पहले शुरू हुई, तब भी उन्होंने कहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है। उन्होंने कर्नाटक में किस तरह वोट चोरी की गई उसके कुछ आंकड़े भी पेश किए, हरियाणा के भी आंकड़े पेश किए और साफ तौर पर यह सामने रखने की कोशिश की कि किस तरह से मतदाता सूची से नाम काट करके और कुछ और लोगों के नाम जोड़ करके चुनाव का जो रिजल्ट है उसको प्रभावित किया जा रहा है। बिहार में जो मतदान हुआ उसके बाद NDA को भारी जीत मिली है। जीत ने राजनीति में एक सन्नाटा को जन्म दे दिया और विपक्ष अभी बोलने की स्थिति में भी नहीं आया है, क्योंकि किसी को भी इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। लोग समझ रहे थे कि टक्कर बराबरी का है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सब कुछ जो है वो एक तरफा हो जाए। जिस तरह की जीत NDA को यानी BJP को और उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को और एक और सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, उसकी उम्मीद तो जितने पोस्ट पोल सर्वे हुए उनमें भी नहीं दिखाई गई थी। इक्के दुक्के को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर जो है वो बहुत मार्जिन पर नतीजे को बता रहे थे, लेकिन नतीजा बदल गया और बहुत सारे क्षेत्रों में तो 30-35 से लेकर के और 1000 वोट में ही जो है वो फैसला हो गया। अब ये जो फैसला है वो कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। जैसे कि एक मुद्दा ये उठाया गया कि जो नतीजे हैं, तो नतीजों में जितने वोट से हार जीत का फैसला हुआ है उससे कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए थे। ये आरोप भी है कि बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए और जो बहुत गरीब दलित पिछड़े हैं उनके नाम काटे गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो गरीब दलित पिछड़े हैं वो अधिकारियों तक पहुँचे, अपना नाम जुड़वाएं, ये समझ अभी बहुत सारे मतदाताओं में नहीं है। बहरहाल ये बहस है, इस पर बहस चलती रहेगी, लेकिन जो बयान जारी हुआ है उसमें 16 पूर्व न्यायाधीशों के दस्तखत हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 123 पूर्व नौकरशाहों के दस्तखत भी बताए जा रहे हैं और 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों के दस्तखत बताए जा रहे हैं। ये भी चिंता की बात है कि सैन्य अधिकारियों को चुनाव में घसीटा जाना चाहिए कि नहीं घसीटा जाना चाहिए। हालांकि वो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उनको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन तब भी लोकतांत्रिक मर्यादा की जो मांग है उसमें हम ये देखते हैं कि पूर्व सैन्य अधिकारी अगर राजनीतिक मामलों पर, चुनाव के मामलों पर कम से कम बोलें, पार्टियों के मामले पर, विपक्ष के मामले पर कम से कम बोलें तो बेहतर होता है। न्यायाधीशों से भी यही उम्मीद की जाती है, लेकिन ये सब मर्यादाएं जो है वो टूटने लगी है। क्या आरोप लगा है राहुल गांधी पर? आरोप है राजनीतिक हताशा का परिणाम है, यानी राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप लगाया है वो राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा का परिणाम है। दूसरा आरोप, संवैधानिक संस्था का अपमान किया जाता है। जाहिर है कि उन्होंने चुनाव आयोग या चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो यहाँ पर संवैधानिक संस्था मतलब चुनाव आयोग का जिक्र किया जा रहा है, उसको उसका अपमान कहा जा रहा है। एक और आरोप है कि ये नपुंसक क्रोध है,
यानी ऐसा क्रोध जिससे कि कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। बहुत सारे आरोप हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये जो हमारी बातचीत है, जो हमारा विश्लेषण है। लेकिन कई संस्थाएं जो हैं वो ऐसे आंकड़े दे रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि आखिरकार जितने वोट काटे गए उससे कम वोटों से चुनाव का फैसला कैसे हो गया। इसमें एक संस्था है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव। ये संस्था 2021 से काम कर रही है और आमतौर पर राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन और सत्ता पर शोध करते हैं। आमतौर पर ये आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर नतीजे बताते हैं। ये एक और संस्था है रिपोर्ट फॉर द वर्ल्ड, उससे जुड़े हुए हैं। यानी ये जो द रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो है वो रिपोर्ट फॉर द वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और एक और संस्था है ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क, इसके साथ भी इनके संबंध है। ये सब थोड़े सम्मानित संस्थाएं हैं इसलिए इनका नाम लिया मैंने। कुछ आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं, कुछ आंकड़े द वायर ने पेश किए हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी बताए जा रहे हैं कि 97 ऐसी सीटें हैं जिन पर जीत एनडीए को इसलिए मिली क्योंकि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए थे। इसकी जांच और छानबीन की ज़रूरत है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और कोई शिकायत भी नहीं मिली। जाहिर सी बात है, जो हम कह रहे थे पहले कि ये इतने गरीब लोग हैं कि लंबा समय लग जाएगा इनको अपनी शिकायत दर्ज कराने में, और अब तो चुनाव हो गया है इसलिए कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल SIR यानी जो गहन पुनरीक्षण है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि इस मामले को भी उससे जोड़ा जाए और ये बताया जाए कि ये जो इस तरह से गहन परीक्षण किया जाता है उसका चुनाव नतीजों पर क्या परिणाम होता है। तो कुछ संस्थाएं कह रही हैं कि 97 सीटों पर एनडीए को जीत इसलिए मिली क्योंकि ये बदलाव कर दिए गए थे। अब इस पर जो है बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है, कुछ नाम जो उसमें सोशल मीडिया पर जो प्रसारित हुआ है उसमें लिखे हुए हैं, तो हम उसको बता देते हैं। इसमें एक हैं श्री आदर्श कुमार गोयल, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के ही जज शुभ्रो कमल मुखर्जी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज SN ढींगरा, गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व जज SM सोनी, पूर्व जज राजीव लोचन, पूर्व जज विवेक शर्मा, बहुत सारे नाम हैं। कुछ और भी चौंकाने वाले नाम हैं। एक नाम है संजीव त्रिपाठी, जो RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो खुफिया संस्था है जो विदेशी नागरिकों पर नज़र रखने के लिए संस्था बनाई गई है, इसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं संजीव त्रिपाठी, उनका भी नाम है। NIA के पूर्व डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आपको पता है कि ये एजेंसी जो है आमतौर पे जो आतंकवाद है और जो उस तरह के बड़े मामले हैं उसकी जांच करती रहती है। अभी दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी जांच भी NIA कर रही है। उसके डायरेक्टर रह चुके हैं योगेश चंद्र मोदी, उनका भी नाम इस पर लिखा हुआ है। पूर्व राजदूत हैं लक्ष्मीपुरी, उनका भी नाम है। पूर्व सचिव भारत सरकार के हैं समीरेंद्र चैटर्जी, उनका भी नाम है। और नवीन कुमार, पूर्व IAS, इनका भी नाम है। तो ये नामों की सूची बहुत लंबी है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष की क्या भूमिका है। क्या राहुल गांधी को ये अधिकार नहीं है कि विपक्ष के नेता के रूप में वो, अगर उनको लगता है कि मतदाता सूची तैयार करने में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसको सामने लाएं? यही तो बात है। ये आनन फानन में बिहार में जिस तरह से किया गया, जितनी जल्दीबाजी दिखाई गई, वो तो बहुत आश्चर्यजनक था। अंत में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। शुरू में उसमें वहाँ नागरिक होने का सबूत देना था और उस सबूत से आधार कार्ड को ही निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद आधार कार्ड को
जो है वो स्वीकार किया गया। यहाँ पर एक दो बातें और उल्लेख करने की हैं जो चुनाव आयोग के जो अपने आंकड़े हैं उससे भी दिखाई देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आपको पहले भी आपकी नज़र में शायद आया होगा कि दो तीन चीज़ें हम यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं कि एक तो ये है कि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं फ्रॉड बस्टिंग सॉफ्टवेयर। अब ये फ्रॉड बस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर जो है मतदाताओं के फ़ोटो और नाम और पता आदि का मिलान करता है और ये देखता है कि कोई डुप्लीकेट नाम तो नहीं है, यानी एक ही मतदाता को दो अलग अलग जगहों पर तो नहीं शामिल कर लिया गया है। इसका उपयोग नहीं किया गया। चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप ये है कि आखिर क्यों नहीं किया गया। इसके बाद जो है वो हम ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने जो अंतिम सूची जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी थी और अब सबके सामने रखा, उसमें बताया गया कि 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं। और बाद में एक और सूची आ गई, यानी रिजल्ट के बाद जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो ये बताया कि 7 करोड़ 43 लाख नहीं बल्कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता थे। यानी तो ये करीब 3 लाख मतदाता कहाँ से आ गए? जब अंतिम सूची बन चुकी थी तो ये मतदाता कहाँ से आ गए, कैसे जोड़े गए? इनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे देखकर लगता है कि 3 लाख 7 करोड़ 42 लाख से 7 करोड़ 45 लाख हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अब जब चुनाव में हार जीत का आंकड़ा देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 100 वोट से 300 वोट से 400 वोट से अगर लोग जीत हार रहे हैं और किसी क्षेत्र में इस तरह से ये 3 लाख को अगर 243 सीटों पर बांट दिया जाए तो भी जो आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से बहुत सारी सीटों पर तो ये जीत हार का फैसला कर देंगे। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। उसके बाद कई लोगों को 1,24,000 के करीब वोट आया, किसी को 24,000 कुछ सौ, किसी को कुछ सौ। अब इसमें जो हैं कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिसमें जो नीतीश कुमार की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से हैं, उनके नाम हैं, उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आखिर इतने लोगों को 1,24,000 वोट ही क्यों आ गए? वो थोड़ा अलग संख्या होनी चाहिए। अब इसको संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये संयोग जब एक साथ बनता है तो सवाल उठते हैं, शक का दायरा जो है वो बढ़ने लगता है, संदेह गहरा होता जाता है। तो ये समस्या जो है वो सामने है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के एक नेता के खिलाफ जो अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है, देखिए लोकतंत्र को चलने के लिए सत्ता पक्ष जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है विपक्ष, और विपक्ष का मजबूत होना भी ज़रूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं हो तो जो सत्तारूढ़ दल है वो कभी भी एक अथॉरिटेरियन या तानाशाह जिसको कहते हैं वो हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है, मनमानी कर सकता है। विपक्ष उस पर अंकुश लगाता है और हमने देखा कि कई सारे कानून जो केंद्र की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पास करने की कोशिश की, विपक्ष ने उसमें हस्तक्षेप किया, उनको कुछ को कमेटियों के पास भेजा गया। कुछ कानून जो संसद में हंगामा के बीच जबरन बना दिए गए थे, जैसे किसानों को लेकर कानून, बाद में उनको वापस लेना पड़ा। तो ये विपक्ष की ताकत होती है और विपक्ष की ज़रूरत सत्ता पक्ष की जितनी ही होती है। ऐसे में विपक्ष पर अगर न्यायाधीश, नौकरशाह और पूर्व सैनिक अधिकारी, पूर्व नौकरशाह ये लोग सवाल उठाते हैं तो थोड़ा संदेह होता है और ऐसा लगता है कि लोग जो हैं लोकतंत्र को स्वच्छ ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चलने नहीं देना चाहते हैं। उनको सोचना चाहिए कि लोकतंत्र एक पहिए की गाड़ी नहीं है जिसमें कि वो एक ही चक्के के पर जो है, एक चक्के का साइकिल नहीं है कि जिसमें संतुलन बनाकर आप एक सत्ताधारी पार्टी चले। ये 2 पहियों की गाड़ी है, कम से कम 2 पहियों की गाड़ी है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष। और ऐसे में विपक्ष को के एक प्रमुख नेता को घेरना, उन पर
नपुंसक गुस्सा जैसा आरोप लगाना, उन पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाना, ये उचित तो नहीं लगता है। अब चूँकि ये दस्तखत इस पे जजों के बताए जाते हैं, पूर्व नौकरशाहों के बताए जाते हैं, जो सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में, पूर्व सेना अधिकारियों के बताए जाते हैं, तो हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं कि वो खुद ही विचार करें कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, क्या लोकतंत्र को चलने के लिए विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, या अगर एक दलीय सरकार चाहिए उनको, तो दुनिया में कई देशों में एक पार्टी की सरकार है, हमारे पड़ोस में चीन में है। आप उस तरह की सरकार चाहते हैं क्या? शायद भारत के लोग एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बहुदलीय लोकतंत्र चाहते हैं। तो ये कुछ सवाल मैं आपके सामने विचार के लिए छोड़ जा रहा हूँ। अनुरोध ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सत्य हिंदी का ऐप भी है, उसको डाउनलोड कीजिए, इससे आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स की सूचना जल्दी से जल्दी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।